प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में पॉलिटी और फिजिक्स के लेक्चर शुरू कर दिए थे, उसी तरह आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, तो पहले तो सबसे पहले कुछ टॉपिक होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम ये बता दे रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी टॉपिक पढ़ने हैं तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। एंशिएंट और मेडिएवल से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर टोटल हिस्ट्री से अगर 100 सवाल आ जाए, हालांकि आते नहीं हैं, अगर 100 सवाल आ जाए तो 100 में कम से कम तो 70 के करीब में मॉडर्न हिस्ट्री का ही सवाल होगा। 70% हिस्ट्री का सवाल अगर होगा तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, और बाकी एंशिएंट और मेडिएवल का वेटेज कम है। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग समाप्त कर ले। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो गांधीयन एरा होता है, गांधी युग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें भी पढ़ना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना ज़रूरी होता है, कि इसलिए कि उससे क्वेश्चन बहुत सारे मात्रा में आते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम ही तो केवल क्वालिफाई करना है। बाकी तो आजकल तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ये पढ़ रहा है सोच के कि बहुत विद्वान हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे, ऐसा स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पूछता है उसको हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए, तो सबसे पहले हम लोग ये शुरू करेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपवासी जो भारत में आए तो वो क्यों आए, क्या करने आए और कैसे आए। कि उन लोगों को, जो यूरोपवासी आए, उन लोगों को भारत में आने की क्या वजह थी, किन कारणों से वे लोग भारत में आए। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम लोग एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ऐसा टॉपिक है कि समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान टॉपिक होता है ये सब चीज़ें पढ़ना। और जो गांधीयन ईरा होता है वो भी सबसे आसान टॉपिक है, उसमें कुछ है नहीं। जितना गांधीयन युग होगा उसको आराम से पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग क्या होता, सब कुछ तो पढ़ना है, तो सब कुछ आराम से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक शुरू कर देते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय क्यों आए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की खोज कौन किया, तो भारत की खोज तो वास्को डी गामा की 1498 में, ये सबको मालूम है। लगभग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको मालूम है। एक क्वेश्चन पूछ भी लेता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में यूरोपियों के आने का क्या कारण था। अब ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो फिर बच्चे फंस जाते हैं। उसमें 3-4 ऑप्शन दे देता है, और ऑप्शन में आंसर में ये देता है कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर अच्छा से नहीं पढ़ा रहेगा जो, तो अगर ऑब्जेक्टिव होगा 4 में से 1 चुनने के लिए, तो वो तो एक ही ऑप्शन होगा, एक ही आंसर होगा, तो वो चुन लेगा आराम से। लेकिन अगर आंसर 2-3 हो जाए तो फिर बहुत लफड़ा हो जाता है। इसीलिए किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, विस्तार में। तो विस्तार में अगर पढ़ लो एक बार तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक ये डाल देते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इसमें जो चीज़ें भी पढ़ना है उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले लिख दें भारत में यूरोपियों का आगमन। अब ये पी इधर से होगा या इधर से होगा उतना ध्यान नहीं देना है कि पी इधर से उधर लिख दिए। हाँ, अपने से जिसको जैसे समझ में आता है वैसे लिख लो। बाकी ध्यान नहीं देना है कि ये पी इधर होगा कि इधर होगा। मेरे हिसाब से तो इधर ही होना चाहिए। अब जैसे भी होगा, ये यूरोपीय है। यूरोपियों का आगमन जैसे ये बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत सारे पूछ लेता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए, डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। बीपीएससी का 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि डच की दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी।
मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग जान ले कि भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ क्यों, इसका मतलब क्या कारण था कि भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले तो यूरोपीय आए थे, जो सन 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, उसमें जब इंग्लैंड से मतलब जो भी चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, तो व्यापार के लिए आई थी। डच भी आए थे व्यापार के लिए। तो जो भी मतलब यूरोपीय आए वो व्यापार की दृष्टि से ही आए। तो व्यापार की दृष्टि से मतलब वो भारत आ गए। तो भारत की खोज तो 1498 में कैसे हुई? क्या उससे पहले भारत नहीं था? तो उससे पहले भी भारत था। तो 1498 में जब भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, तो वो समुद्री रास्तों से किया। पहले तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था। पहले मैं ये बता दूं कि पहले जब व्यापार था, अगर प्राचीन काल की बात को देखें तो प्राचीन काल में मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बोर्ड पे लिखना तो बहुत संभव नहीं है, इसलिए कि हिस्ट्री है तो एक कहानी जैसा समझना पड़ता है। तो इसको बस ध्यान से 2-4 बार सुनने से याद हो जाएगा। फिर एक बार याद हो जाए तो फिर उसको कुछ करना ही नहीं है। और जिन लोगों को लगे वो कॉपी पर लिख लें और फिर उसके बाद में इसको याद अच्छा से कर लें, फिर देखते रहें कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि प्राचीन काल में अगर देखें तो प्राचीन काल में सबसे जो अपनी बड़ी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में एक बंदरगाह था लोथल। तो लोथल जो बंदरगाह था उसमें क्या होता वो पतन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता कि लोथल बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। इसको टिक करना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया, एनटीपीसी में भी पूछता है, कांस्टेबल के एग्जाम में भी, ऐसे दरोगा वरोगा का एग्जाम भी होता है उसमें भी पूछ लेता है। तो ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो लोथल जो बंदरगाह था तो उसका व्यापार, वहाँ से लोथल से बहुत प्रकार की मोहरें मिली है। जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, इन सभी सभ्यताओं की मोहरें लोथल से प्राप्त हुई है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लोथल से अगर मिस्र की सभ्यता प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है, तो इससे पता चलता है कि मिस्र से और लोथल से प्राचीन काल में व्यापार होता होगा। तभी तो वहाँ की वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह मिल रही है। मतलब वहाँ से कोई आदमी आता होगा, कोई जाता होगा, तभी तो वहाँ से व्यापार होता होगा, तभी तो वहाँ की वस्तुएं यहाँ मिल रही है। तो प्राचीन काल में जो बंदरगाह था लोथल, वहाँ की मोहरें मिस्र में भी मिली और मिस्र की मोहरें लोथल में भी मिली। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही व्यापार भारत का लगभग विश्व के साथ होता था। और दूसरी बात ये बता दें, जैसे प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें प्राचीन काल में ये भी बताया जाता है कि बिंदुसार ने जो यूनानियों से और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मांगा था मीठी मदिरा और दार्शनिक और सूखी अंजीर सीरिया के राजा से, तो उसमें भी क्या चीज़ें हैं कि इससे भी पता चलता है कि प्राचीन काल में भी व्यापार होता था। तो जब व्यापार होता था तो फिर यूरोप वासियों को भारत की खोज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर भारत है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इससे समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी, क्योंकि ये मैप तो है नहीं। मैप होता तो अच्छी तरह से समझ में आता, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो लोग इतना मान ले कि उनको कहीं समझ में नहीं आएगा, उनका दिमाग ही कुछ कम है, बादाम वादाम खाएं तो शायद ज़िंदगी सुधर जाएगी, और नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, इसी में भलाई है। बाकी पैसा खर्चा करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये बता दूं, अगर ये भारत है, यहाँ पर अगर इसको हम भारत मान ले तो इसका ये ऊपर तक ऐसे करके ऐसे है कश्मीर, इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे करके गुजरात है। तो यहाँ पर अगर लोथल बंदरगाह था गुजरात में, तो यहाँ से व्यापार होता था। तो यहाँ पर क्या है, एक तो भारत है, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, तालिबानियों ने इस पर कब्जा कर लिया अभी। इसके बाद में ईरान है, फिर ईरान के बाद में इराक है, फिर इराक के बाद में क्या है, इराक के बाद में टर्की है, टर्की या तुर्की, यही तो दो देश, यही तो एक देश है जिसको टर्की या तुर्की बोलते हैं। तो ये देश है, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। भारत के बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन लोगों के पास एटलस मैप होगा वे एटलस में देख लेंगे, चूँकि
ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसमें मैप खुलेगा नहीं, इसीलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ अच्छा से, तो फिर भी समझ में आ जाएगा। ये पाकिस्तान है, भारत के बाद में पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर उसके बाद में टर्की। टर्की के बाद में क्या होगा, यहाँ के बाद में मैं बता रहा हूँ, इतना चीज़ है। इधर से अगर देखें तो यहाँ पर होगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब इधर, फिर सऊदी अरब के नीचे में इधर होगा लाल सागर। यहाँ पर सऊदी अरब के ईस्ट साइड में, पश्चिम साइड में इधर होगा लाल सागर, ऐसे करके ये सागर है लाल सागर। इधर सोमालिया ओमालिया देश है, जो भी है सोमालिया जॉर्डन जो भी मतलब देश होगा वो होगा। तो ये जो लाल सागर है और ये क्या है, अरब सागर, ये अरब सागर है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। लाल सागर के बाद में इधर बहुत बड़ा ऐसे करके भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ध्यान से सुनना है और समझना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं मैं बता रहा हूं। भूमध्य सागर है, ये अरब है, सऊदी अरब, इसके बाद में लाल सागर है, फिर अरब मतलब भूमध्य सागर। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, इन देश को छोड़ देना है। यहाँ पर मिस्र है, ऐसे करके मैं मिस्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छोटा छोटा हो जा रहा है, मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ। यहाँ मिस्र देश है, मिस्र की राजधानी कायरा, ऐसे करके मिस्र देश है। और यहाँ जो ये लाल सागर है, ये लाल सागर, और यहाँ पर पहले स्वेज नहर नहीं हुआ करती थी। स्वेज नहर की खुदाई कब हुई आप लोग बता दीजिए। ऐसे 1869 के करीब में हुई थी, 1869 59 से शुरू हुआ, 69 में समाप्त हो गया था। अच्छा, तो मिस्र थी और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो इसके पहले तो ये रास्ता होता था भारत से व्यापार करने के लिए। यूरोप में दो रास्ते थे प्राचीन काल में। तो दो रास्ते कौन कौन से थे, एक तो यहाँ से स्थल मार्ग होता था, मतलब जमीन जमीन से होते हुए ऐसे करके यूरोप में पहुंच जाता था माल, मतलब जो भी सामान होता था वो यूरोप में पहुंच जाता था जमीन से, स्थल मार्ग से। दूसरा क्या होता था, भारत से यहाँ से लोथल से सामान ऐसे जहाज पे लदता था, या कहीं से भी मतलब जहाँ पोर्ट है वहाँ से लद के फिर ऐसे इधर से अरब सागर से ऐसे होते हुए फिर लाल सागर में आता था। लाल सागर में आकर फिर यहाँ मिस्र जो है, स्वेज नहर नहीं थी तो ये स्थल से फिर होते जाता था, फिर जाकर फिर यहाँ भूमध्य सागर में आता था, फिर यहाँ पर जहाज पे लदता था। और यहाँ पर ऐसे करके एक इटली नामक देश है। यहाँ पर कौन सा देश है, इटली, इटली देश है। केवल बातों को ध्यान से सुनना है, मैं लिख रहा हूँ जो, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो एक तो है नहीं, ऊपर से जब मैप का क्लास जब भी होगा तो मैप में ऐसे चीज़ होते हैं कि मैप में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, तो एक ही में खिचड़ी जैसा हो जाएगा, इधर की बातें उधर हो जाएगी, क्या क्या लिख दिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें, भूमध्य सागर यहीं लिखना है, मिस्र भी यहीं लिखना है, सऊदी अरब, लाल सागर, इटली, जो भी चीज़ें हैं सब लिखना है। तो मिस्र में स्थल से होकर जाता था क्योंकि उस समय क्या था, स्वेज नहर इधर नहीं था, तो फिर भूमध्य सागर में आता था, फिर जहाज से आकर इटली के करीब, इटली में आता था सब। और इटली क्या, इटली यूरोप में था, तो यहाँ पर एक सामान आ जाता था, फिर इसके बाद में यहाँ से इटली से पूरे यूरोप में सामानों को बेचा जाता था। अब क्या होता था, अरब के व्यापारी यहाँ तक लाते थे। दूसरी जो रास्ता थी, पहली रास्ता तो समझ में आ गई कि भारत से व्यापार होता था, तो भारत से अरब सागर के रास्ते एक, और दूसरा में एक स्थल मार्ग से। तो अरब सागर के रास्ते आता था तो लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर, फिर इटली आता था, फिर इटली के बाद में क्या होता था कि इटली के बाद में पूरे यूरोप में सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो भारत के बाद में प्राचीन काल में क्या था कि उस समय तक मतलब जब जब यूरोपियों का आगमन हुआ उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का अंग था और अफगानिस्तान तक भारत का अंग था। तो ये था कि भारत का अंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। तो ईरान, इराक, टर्की, ये तीन देश। तो यहाँ के बाद में तुर्की के बाद में मैं बता दे रहा हूँ इतनी बातें। तो पहली रास्ता तो ये समझ में आ गई। दूसरी रास्ता कौन सी थी, तो यहाँ तक तो भारत था पूरा, अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान अपना ही है अभी भी, इन लोगों को हम लोग दे दिए दान में ऑकलैंड के समय में, तो वो अलग बात है। पाकिस्तान भी तो अपना ही है, बच्चा है। फिर उसके बाद में ये हुआ कि ये टर्की देश है, तो
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये टर्की देश है। यहाँ अगर टर्की है ऐसे कर दे रहा हूँ, ये टर्की। इधर क्या होता था, इधर यूरोप शुरू होता था, इधर शुरू होता था यूरोप। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर टर्की के इधर में क्या है, काला सागर है, काला सागर। और इधर में क्या है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। ये दो सागर हैं, ये टर्की और यूरोप के बीच में काला सागर और मरमरा सागर। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, तो इन दोनों के बीच में जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैपिंग, तो मैपिंग में मैं ये बता दूंगा कि मैपिंग में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन दोनों के बीच में बास्पोरस की जल संधि है। बास्पोरस छोटी छोटी है लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि है। अब ये क्या होता था कि जब यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, इराक और टर्की तक तो सामान आता था, फिर टर्की के बाद में, यहाँ के बाद में यूरोप में सामान अब ले जाना है। तो क्या हुआ, इससे पहले मैं ये बता दूं इसके बाद में हुआ क्या। तो यूरोप में जो था, यूरोप के यहाँ पर जो आधुनिक इटली है, तो इसकी राजधानी अभी भी रोम है। तो यहाँ पर एक यूरोप में क्या था, यूरोप में रोमन साम्राज्य था। ध्यान से सुनना है, रोमन साम्राज्य। यूरोप में क्या था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य किसी कारणवश दो भागों में बट गया। रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। जो पूरब में था उसको पूर्वी रोम, और जो पश्चिम में था उसको पश्चिमी रोम कहा गया, पश्चिमी रोम। और ये क्या था, ये पूर्वी रोम, पूर्वी रोम। तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी तो रोम ही रह गई। और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य था, यहाँ पर बैजंतिया साम्राज्य था। यहाँ पर पूर्वी रोम में इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी यहाँ पर पूर्वी रोम में बैजंतिया साम्राज्य था, बैजंतिया साम्राज्य था। ये सभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है बहुत ध्यान से, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छा से पढ़ना है, इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा बात बता दे रहा हूँ। रोमन साम्राज्य वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। तो बैजंतिया साम्राज्य था पूर्वी रोम में, और यहाँ इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी कंस्टैंटिनोपल, कंस्टैंटिनोपल, कंस्टैंटिनोपल इसकी राजधानी थी। पूर्वी रोम की राजधानी कहाँ थी, कंस्टैंटिनोपल। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो इसको कंस्टैंटिनोपल को जो यूरोप के लोग थे वो कंस्टैंटिनोपल बोलते थे, लेकिन जो भारतवासी थे, मतलब जो एशिया महाद्वीप के लोग थे, वो थोड़ा अलग बोलते थे। तो एक कंस्टैंटिनोपल को क्या बोलते थे, कुस्तुनतुनिया बोलते थे, कुस्तुनतुनिया। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो कंस्टैंटिनोपल को कुस्तुनतुनिया बोलते थे, ये आधुनिक कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया था कहाँ, तो ये टर्की, और ये क्या था, यूरोप। यूरोप में रोमन साम्राज्य था। तो यूरोप के जो इधर था ये पूर्वी रोम, और इधर था पश्चिमी रोम। तो कंस्टैंटिनोपल जो था इधर, यहाँ पर लगभग यहाँ पर था क्या, कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया में कौन सा साम्राज्य था, बैजंतिया साम्राज्य। और ये टर्की। अब क्या होता था कि ये रोमन साम्राज्य का पूरे यूरोप पर लगभग कब्जा था। अब क्या होता, ये जो कुस्तुनतुनिया थी, यहाँ पर बहुत सारे पादरी थे, धर्म गुरु थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, जो बहुत सारे धर्म को जानते थे अच्छा से, मतलब वो लोग बहुत आगे निकल चुके थे। तो अब क्या हुआ कि जो टर्की था, मैं अच्छा से किसी किसी को समझ में जो नहीं आ रहा होगा वो लोग वीडियो को फिर से, मतलब कि बैक करके फिर से देख लेंगे। इसके बाद में क्या हुआ,
रोमन साम्राज्य तो दो भागों में था, बैजंतीय साम्राज्य और पश्चिमी रोम में। तो इसमें एक साम्राज्य था वो अलग था, तो इसी के बारे में पढ़ना है, पूर्वी रोम। तो पूर्वी रोम में बैजंतीय साम्राज्य था जिसकी राजधानी कहाँ थी, कंस्टेंटिनोपल, जिसको आधुनिक जिसको मतलब भारतवासी क्या बोलते थे, कुस्तुनतुनिया बोलते थे। तो कुस्तुनतुनिया थी, तो कुस्तुनतुनिया यहाँ पर लगभग थी, मैं मैप में बता दे रहा हूँ। अब क्या हुआ, टर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। तुर्की में क्या हुआ, तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। जब तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ तो ये क्या किया कि यहाँ के जो टर्की के आसपास के क्षेत्र थे वो क्या करने लगा, ये यहीं पर है, ये तुर्की में जो इधर के आसपास के जो छोटे बड़े क्षेत्र थे उसको जीतने लगा। कौन, उस्मानिया साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य ये क्या करने लगा, जीतने लगा। तो जब ये जीतने लगा तो धीरे धीरे ये समृद्ध होने लगा और बड़ा राज्य होने लगा। जब ये बड़ा साम्राज्य बन गया तो एक बार क्या हुआ कि इसने इतनी अपनी मतलब मजबूती बना ली कि इसने रोमन साम्राज्य को युद्ध के लिए चुनौती दे दी और हुआ रोम मतलब पूर्वी रोम से युद्ध हुआ। पूर्वी रोम में क्या था, बैजंतीय साम्राज्य। तो उस्मानिया साम्राज्य जो यहाँ पर टर्की था यहीं पर उस्मानिया साम्राज्य था, इसका क्या इससे लड़ाई हुआ पूर्वी रोम से। और जो कंस्टेंटिनोपल थी किस्तुनतुनिया, इस पर जब युद्ध हुआ तो रोमन साम्राज्य क्या हुआ, रोमन क्या हो गए, ये हार गए बेचारे। और ये कुस्तुनतुनिया क्या हो गया, जीत गया। जब ये जीत गया कुछ मतलब रोमन साम्राज्य से उस्मानिया साम्राज्य, तो फिर क्या हुआ कि उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये अगर बातें समझ में आ गई होगी तो इसको 2-4 बार ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी याद होगा, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। फिर मैं इसको क्या लिख के बताऊं, यही कहानी है। हिस्ट्री तो कहानी जैसा होता ही है, इतिहास तो पढ़ रहे हैं तो इतिहास तो कहानी जैसा होगा। ऐसा तो ना बता दे कि बाबर ने 1526 में लड़ाई किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे क्या मतलब है। वो सब चीज़ें जब पढ़ना होगा तो बाद में बताया जाएगा। जो चीज़ें रटने वाला वो रट लो, जो याद करने वाला याद कर लो, यही नियम है। तो उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद की कहानी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ तुर्कों का, तो वहाँ से कुस्तुनतुनिया में जो भी धर्म के कट्टर थे, रोमन साम्राज्य में जो भी कैथोलिक थे, उन सभी को कुस्तुनतुनिया में उस्मानियों ने क्या किया, सबको बोला कि तुम सभी लोग इस्लाम धर्म को अपना लो और नहीं तो क्या करो, कुस्तुनतुनिया को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोग छोड़कर भाग गए, कितने लोग रह गए, कितने लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, वो तो अलग की बात है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो अब क्या हुआ, टर्की वाले जो भारत से व्यापार होता था यूरोप के रास्ते, तो यहाँ से क्या होता था, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर तुर्की के बाद में ऐसे जाता था। तो वो क्या किया कि वो लोग फिर टैक्स लेना शुरू कर दिए और टैक्स इतनी ज़्यादा लेना शुरू कर दिए कि लगभग यूरोपवासी उधर से व्यापार करना बंद करने लगे, मतलब व्यापार कम होने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा जो रास्ता था कि अरब से लाल सागर से होते हुए, अरब सागर से लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर, तो ये अरब के व्यापारी जो थे ये लोग भी प्रॉब्लम खड़ी करने लगे। ये लोग क्या सोचने लगे कि अब तो जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो तो बंद हो चुका, अब एक ही रास्ता बचा है। तो जब एक ही रास्ता बचा है तो अरबों ने क्या कर दिया कि जो भी व्यापारी इधर आते थे उनके या तो जहाज़ को डुबा देते थे, या तो उनको लूट मार करते थे, और या तो टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते थे। तब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद में यूरोप में कुछ लोग जो मतलब कि यूरोप के जो सम्राट थे कुछ जगह के, तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो ये जगह अगर भारत से व्यापार बंद हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम होगी क्यों, तो यूरोप वासियों को भारत से व्यापार के लिए इतना मतलब कि क्यों ज़रूरी था, तो ज़रूरी इसलिए था कि पहली बात तो कि भारत में जो
मसाले होते थे। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर लगभग हर एक तरह के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होता है, इसलिए कि यहाँ पर ठंडा भी पड़ता है, गर्मी गर्मी भी होता है, मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। और बाकी यूरोप के लगभग देशों में, यूरोप ऐसे देखें तो यूरोप लगभग उत्तर में है, तो यहाँ पर लगभग ठंडा रहता है, यूरोप में लगभग ठंडा होता है। तो यूरोपवासी पहले क्या थे, तो यूरोपवासियों को पहले कुछ नहीं आता था। अरे यूरोपवासी एकदम लगभग बैल था, सब सब एकदम से बैल था। उसमें क्या था कि वो लोग क्या करता था, ऐसे नंगे घूमता था। 1600 ईस्वी के करीब में उन लोगों के पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, वो लोग कुछ नहीं था। भारत तो पहले से ही अमीर था, पहले सोने की चिड़िया था, अब भले जो भी है, तो भारत पहले से समृद्ध था। यूरोपवासी क्या थे, अंधकार युग में थे। उस समय तक अंधकार युग में थे। जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का अधिकार हो गया, तो वहाँ से कुस्तुनतुनिया से सभी दार्शनिक जब भागे तो यूरोप के अन्य देशों में गए, तो वहाँ पर उन लोगों ने ज्ञान का प्रसार किया, प्रचार किया और वहाँ के लोगों को जागरूक बनाया। तो यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया। मतलब उन लोगों को जो भी मतलब की प्रॉब्लम थी और ज्ञान नहीं था, उन लोगों को ज्ञान की उपदेश वो लोग दिए, तो फिर यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया। अब क्या होता था, दूसरी बात कि यूरोपवासी मांस खाते थे, तो मांस खाते थे तो उनके मांस को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मसालों की, विभिन्न प्रकार के मसालों की ज़रूरत होती थी। तो मसालों के लिए भारत से वो लोग व्यापार करते थे और भारत से मसाले ले जाते थे और उन मांस में उसको ऐसे करके रख देते थे, तो जिससे मांस जल्दी खराब नहीं होता था, वो उसका अधिक दिनों तक उपयोग कर सकते थे। इसीलिए यूरोपवासियों को भारत से व्यापार जरूरी था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल, जो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये अटलांटिक महासागर है। अगर अटलांटिक महासागर मान ले, तो उसके बाद में अगर यूरोप महाद्वीप है, तो एक है आइवरी प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप याद कर लेना है, कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियन। इसलिए कि ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो देश है। एक देश है स्पेन, इस पर कौन कौन सा देश है, तो एक है स्पेन और दूसरा में है पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल, तो क्या हुआ कि स्पेन में क्या हुआ कि स्पेन वासियों ने, स्पेन के सम्राट ने कोलंबस को 1492 में, इसलिए कि दोनों रास्ते तो बंद हो गए, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, तो उन लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होता था। वो लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे यूरोपवासी। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि अब समुद्री रास्ते से खोज किया जाए। तो समुद्री रास्तों से खोज करने के लिए स्पेन वासियों ने 1492 में कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेजा। भारत की खोज के लिए भेजा। तो ये भाई साहब क्या किए, उस समय चूंकि कंपास नहीं था, तो ये रास्ता भटक जाने के कारण, रास्ता भटकने के कारण अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए, वेस्ट इंडीज। अच्छा, अमेरिका जब ये चले गए, अच्छा उससे पहले अमेरिका में अमेरिगो वेस्पूची नामक एक यात्री गया था। उसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, क्योंकि अमेरिगो वेस्पूची कोलंबस से पहले अमेरिका जा चुका था। तो ये चीज़ें बाद की बात है, चूँकि हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत जो ज़रूरी है उसको बता दें। स्पेन वासी न, तो ये क्या किया कि ये भारत की खोज नहीं कर सका कोलंबस। तो फिर पुर्तगाल का जो एक प्रिंस था, पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल का प्रिंस था हेनरी, जिसे क्या कहते थे, द नेविगेटर। द नेविगेटर।
के नाम से इसको जाना जाता था। द प्रिंस को, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। इसने क्या किया था कि जो अफ्रीका है, ये ऐसे करके, अफ्रीका भी तो ऐसे ही है, अफ्रीका भी तो ऐसे ही है करके, और यहाँ पर ऐसे मेडागास्कर ये सब द्वीप हैं। तो ये क्या किया, इधर तो स्पेन और पुर्तगाल है, इधर है पुर्तगाल। अगर यहाँ से ऐसे देख ले तो ये अगर आइबेरियन प्रायद्वीप है, तो इधर है पूरा ऐसे करके स्पेन बड़ा सा, और ये छोटी सी क्या है, पुर्तगाल। मैप को ध्यान से देखना है। तो ये क्या किया, पुर्तगाल का जो प्रिंस था, ये अफ्रीका के एक पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। तो ये क्या किया था, जो प्रिंस हेनरी था, ये पश्चिमी तट का नक्शा तैयार कर लिया था। प्रिंस हेनरी जो नेविगेटर था, इसने क्या किया था, अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार कर लिया था। तैयार किया था जब, तो इसको ये मालूम था कि अफ्रीका से होते हुए और भारत की खोज की जा सकती है। उसके बाद में क्या हुआ कि इससे भी पहले जो प्रिंस हेनरी था, इससे पहले एक बार्थोलोमियो डियाज नामक जहाज यात्री था, बार्थोलोमियो डियाज। मैं इसको लिख दे रहा हूं, बार्थोलोमियो डियाज नामक जहाज यात्री। अच्छा, बार्थोलोमियो नामक जहाज, जो बार्थोलोमियो डियाज था, इसने क्या किया, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए सर्वाधिक दूरी तय किया था। और ये इधर केप ऑफ गुड होप, इधर है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप तक, ये जो है केप ऑफ गुड होप, गुड होप तक आया था, सर्वाधिक दूरी तय किया था। तो एक केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोमियो डियाज आ गया था। ये कब आया था, तो 1487 के करीब में, 1487 ईस्वी के करीब में ये आ गया था। कहाँ तक, केप ऑफ गुड होप तक। उससे क्या हुआ, अब तो इन लोगों को ये लगा, यूरोप वासियों को, कि केप ऑफ गुड होप के बाद में इधर क्या पड़ता है, तो इधर पड़ता है हिंद महासागर। इधर क्या पड़ता है, तो हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को पार करके फिर भारत तक पहुंचा जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पुर्तगाल के जो सम्राट थे, उन लोगों ने भारत की खोज के लिए अभियान बनाना शुरू किया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। अच्छा, जब ये केप ऑफ गुड होप तक आया, तो यहाँ पर बहुत सारे चक्रवात आ रहे थे, बहुत सारे चक्रवात। तो उस समय ये केप ऑफ गुड होप को क्या कहा, तो इसने बार्थोलोमियो डियाज नामक जहाज यात्री केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप को केप ऑफ स्टार्म, स्टार्म कहा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चक्रवात आ रहे थे। अच्छा, केप ऑफ गुड होप क्या, उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप, यही तो होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि उत्तमासा अंतरीप की खोज कौन किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। इसके बाद में क्या हुआ कि 1497 ईस्वी में, 1497 में लगभग 150 यात्रियों के साथ और 3 बड़े बड़े जहाज़ों के साथ, 3 या 4 जहाज़ों के साथ
वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा गया, क्योंकि इन लोगों को इतना तो मालूम था कि अफ्रीका के रास्ते होते हुए केप ऑफ गुड होप तक तो बार्थोलोमियो डियाज ने खोज कर ही लिया था, तो उन लोगों के पास नक्शा तो था। उसके बाद में क्या था कि मतलब कि ये था कि केप ऑफ गुड होप के बाद में हिंद महासागर को पार करना और भारत तक पहुंच जाना है। तो भारत तक पहुंचने के लिए कुछ करना है नहीं, तो जो भी अब काम करना है तो भारत तक पहुंचने के लिए, तो फिर 1497 में मतलब कि वास्को डी गामा को भारत की अभियान के लिए भेजा गया। तो 1497 में जब वास्को डी गामा भारत की अभियान के लिए आया तो वो क्या किया कि आया तो ठीक केप ऑफ गुड होप तक, और केप ऑफ गुड होप के बाद क्या हुआ कि जो एक भारत के व्यापारी थे, तो अब्दुल मनिक नामक व्यापारी से वास्को डी गामा की मुलाकात हो गई। तो अब्दुल मनिक ने अरब सागर के रास्ते होते हुए उनको कहाँ लाया, तो मालाबार तट पर आधुनिक केरल में कोझिकोड जिसको बोलते हैं, तो केरल के कालीकट बंदरगाह जिसको आधुनिक कोझिकोड बोलते हैं, तो म्यांमार के जो म्यांमार बोले मालाबार तट पर केरल के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर उसको लाया। तो कालीकट का उस समय राजा कौन था? जमोरिन मतलब राजा की उपाधि एक थी, राजा का नाम जो भी हो जमोरिन ही नाम से उसको जानते हैं, किताब में जमोरिन नहीं देता, लेकिन उस समय जमोरिन एक उपाधि की तरह होती है। तो जमोरिन मतलब उसमें देता, तो जमोरिन था। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा की स्वागत किया और वहाँ से व्यापार के लिए बहुत सारे ऑफर फिर दिए। जब वास्को डी गामा यहाँ से क्या ले गया, जड़ी बूटी और मसाले, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या क्या लेकर गया। तो जड़ी बूटियाँ और मसाले लेकर वास्को डी गामा गया और यूरोप के बाज़ार में उसको बेचा, तो 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ। तो इससे जो यूरोप के व्यापारी थे उनके मन में लालच हुई कि इसी रास्ते से व्यापार अब करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे फिर अभियान आना शुरू हुआ। तो 1498 के बाद में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में एक अभियान आया। तो जब पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में अभियान आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, पेड्रो अल्वारेज ने ब्राज़ील की खोज किया था। ये चीज़ें याद करना है कि मतलब कौन किसकी खोज किया। तो पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में आया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वास्को डी गामा फिर पुनः भारत आया, और फिर उसके बाद में जो भी कहानी हुई, तो उसके बाद में पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले हुआ, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। तो पुर्तगालियों का आगमन तो हम लोग जानेंगे। उसके बाद में 1502 में वास्को डी गामा जब आया तो उस समय बहुत सारे जहाज लेकर आया और तोप को लेकर आया। तोप जो होता है तोप, बम उड़ाने वाला, तो तोप को लेकर आया। वो इसलिए लेकर आया कि इन लोगों को मालूम था कि केप ऑफ गुड होप के बाद में जो हिंद महासागर है, तो इस पर अगर कब्जा हो जाए तो क्या होगा, इधर से किसी को व्यापार नहीं करने देंगे, और फिर जितना भी भारत से व्यापार होगा उससे केवल हम लोग 60 गुना मुनाफा कमाएंगे। तो उसमें इन लोगों को प्रॉफिट दिख रहा था। तो हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए वास्को डी गामा ने बहुत सारे तोप लाए 1502 के करीब में। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वही लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मेरे हिसाब से पढ़ाई छोड़ दें, इसलिए कि अगर लगता है कि नहीं समझ लेंगे तो फिर 2-3 बार और देख लो। अगर लगता है कि नहीं समझ में आएगा तो इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इससे आसान दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी टीचर ये बता देगा कि क्या क्या हुआ। इससे आसान कुछ होता नहीं। हाँ, बशर्ते कि मैंने लिखा नहीं सब कुछ, लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया वो चीज़ें याद कर लेना। अब मालाबार तट पर कालीकट में आया, जमोरिन वहाँ का शासक था, इन सभी चीज़ों को तो मैंने बता दिया। तो इसको 2-3 बार सुनने से याद हो जाएगा। इतिहास है तो इतिहास को लिखा नहीं जाता। इतिहास को तो सुन कर याद होता है, कहानी जैसा है, बस 2-4 बार सुन लो याद हो जाएगा।
तो जिन लोगों को समझ में आया होगा तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो 2-4 बार वीडियो को और देख लें, समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सा टॉपिक है, ये सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और उसके बाद में आगे सेशन को शुरू करेंगे। और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं एक अगले क्लास में। इससे अच्छा भारत में जब पुर्तगालियों का आगमन होगा उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कुछ दिन। अच्छा, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो आवाज़ की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं आप लोग। तो आवाज़ को या तो 2x कर लो या 1.5x कर लो, जितना मतलब गुना करना है उतना गुना करके, या स्लो करना है तो स्लो करके, और आराम से पढ़ना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।